ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई। दिल्ली में आतंकवादी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर्स से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सिग्नल ऐप पर ग्रुप के जरिए चल रहा था जैश का ये फिदाइन मॉड्यूल। ग्रुप में उमर, मुजम्मिल, आदिल, शाहीन जुड़े हुए थे। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर इस ग्रुप का एडमिन था, वो अभी फरार है। ग्रुप में विस्फोटक खरीदने की जानकारी डाला करता था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर ने ग्रुप में i20 कार खरीदने की जानकारी भी डाली थी। उमर ने विस्फोटक खरीदा, मुजम्मिल को रखने की जिम्मेदारी दी। पूछताछ में जैश के एक और हैंडलर फैसल इशाक भट्ट का नाम भी सामने आया है। इशाक भट्ट को हमले की तैयारी से जुड़ी सारी रिपोर्ट देता था डॉक्टर उमर। अब तक जांच में 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम सामने आ गए हैं। अबू कासा, हंजुल्ला, निसार के बाद हैंडलर फैसल इशाक का नाम भी अब सामने आया है। तो ये एक ऐप और इस ऐप के जरिए ये सब एक दूसरे के संपर्क में थे। जो यहां आतंक के मॉड्यूल की पूरी साजिश रची जा रही थी, उस साजिश का एक एक अपडेट एक दूसरे को इसी ऐप के जरिए दे रहे थे। ये सबसे नया खुलासा है। पूछताछ में डॉक्टर्स के नेटवर्क से ये बड़ा खुलासा हुआ है और इसके तहत डॉक्टर्स के फोन में सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप मिला है। तो ये ऐप जिस पर एक ग्रुप मिला है और इस ग्रुप में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब वो डॉक्टर्स के काले चेहरे जो अभी तक देश के सामने हैं, ये सब शामिल थे। इस ग्रुप का एडमिन डॉक्टर मुजफ्फर था, वही डॉक्टर मुजफ्फर जो फिलहाल फरार चल रहा है, जिसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई थी। आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर की इस ग्रुप में सबसे अहम भूमिका भी बताई जा रही है। विस्फोटक और केमिकल की सारी जानकारी ग्रुप में ये डॉक्टर उमर ही डालता था। खरीदारी विस्फोटक केमिकल्स की डॉक्टर उमर करता था। पाकिस्तानी हैंडलर इशाक का नाम भी सामने आ रहा है। सरगना डॉक्टर मुजफ्फर के अफगानिस्तान जाने के बाद इशाक ने पूरा जिम्मा खुद संभाल लिया था। तो +966 कोड वाले सऊदी अरब के वर्चुअल नंबर से बात करता था हैंडलर इशाक। एजेंसियों के हैंडलर के नाम पर शक है, जानबूझकर कश्मीरी नाम दिए गए हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। तो दिल्ली धमाके के पीछे 4 हैंडलर्स के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। अबू कासा का नाम सामने आया है, हंजुल्ला का नाम सामने आया है, निसार का नाम सामने आया है और अब ये नया नाम फैसल इशाक भट्ट का सामने आ गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद है और जरा शिवांग से ही जानते हैं। शिवांग, बताइए जरा आतंक का ये मॉड्यूल और कैसे ऐप के जरिए ये सारे आतंकी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसको लेकर क्या हुआ है बड़ा खुलासा? शिवांग। जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब इनके फोन की पूरी फॉरेंसिक जांच की गई तो इन सभी लोगों के फोन में एक कॉमन ग्रुप मिला सिग्नल के ऊपर, जिस पर ये सभी लोग अपनी डेली एक्टिविटीज उसके ऊपर पोस्ट करते थे। तो जब इस पूरे ग्रुप की गहन जांच की गई तो उसमें ये आया कि डॉक्टर उमर जब किसी भी तरह का केमिकल खरीदता था, विस्फोटक खरीदता था, जिस तरह से उसने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा, TATP खरीदा, उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड खरीदा, उसके अलावा टाइमर्स खरीदे उसने, तो वो सारी प्रोक्यूरमेंट करा के वो इस ग्रुप के अंदर जानकारी देता था कि उसने इतना माल इकट्ठा कर लिया है, इतना विस्फोटक इकट्ठा कर लिया, और उसकी फोटोज वगैरह सब कुछ वो उसके अंदर पोस्ट करता था। फिर प्रोक्यूरमेंट के बाद इसको सही सलामत रखने की पूरी जिम्मेदारी मुजम्मिल के पास थी। तो डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल मिलके जो मुजम्मिल का ही किराए का मकान था, उसके अंदर ये सारा विस्फोटक हो गया, बम बनाने की जो सारी सामग्री है उसे वहां पर ठिकाने लगा देते थे। जिसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल इन सभी चीजों की तस्वीरें लेकर उसके अंदर पोस्ट कर देता था। उसके बाद ये जो डॉक्टर उमर है, इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ये इसने अपने घर के अंदर ही एक पूरी लैब सेटअप कर रही थी, जिसके अंदर ये पूरे विस्फोटक का एक पूरा एक्सपेरिमेंट करता था। और उसके बाद जो बड़ी जानकारी और मिल रही है कि फैसल नाम का एक पाकिस्तानी हैंडलर था, जिसे अगस्त से ही लगातार रोज डॉक्टर उमर जानकारी देता था इस पूरे मॉड्यूल की कि आखिर क्या नई डेवलपमेंट हुई है, क्या नई खरीद हुई है। जिस तरह से गाड़ी का भी
ये पूरा नाम आया था कि जिस तरह से i20 गाड़ी खरीदवाई थी डॉक्टर उमर ने, तो उसकी भी जानकारी इसी फैसल नाम के हैंडलर को दी गई। और पूछताछ में इन सभी डॉक्टरों ने एक साथ कबूला है कि उन्होंने ही डॉक्टर उमर को आगे किया था, कि डॉक्टर उमर ही, क्योंकि इस पूरे मॉड्यूल के अंदर विस्फोटक वही तैयार कर रहा था, गाड़ियां वही कहते खरीद रहा था, प्रोक्योरमेंट का सारा काम उसका ही था, तो इसीलिए उमर को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया आपका शिवांग, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण खुलासा है हमारे सहयोगी शिवांग जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। इस बीच दिल्ली कार धमाके से जुड़ी अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की साथ में एक तस्वीर आई है और ये पहली बार है जब दोनों की कोई तस्वीर साथ में नजर आई है। एक ही तस्वीर में साथ साथ नजर आ रहे हैं डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल, तो दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों एक ही तस्वीर में साथ साथ नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब डॉक्टर शाहीन ने गाड़ी खरीदी थी। पीछे आप देख रहे हैं वो ब्रिज़ा कार, जब डॉक्टर शाहीन ने ये गाड़ी खरीदी थी उस वक्त की ये तस्वीर है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल दोनों इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आतंक की डॉक्टर ब्रिगेड के खिलाफ एक अहम सबूत है। ये तस्वीर बताती है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। ये तस्वीर उस वक्त की है जब डॉक्टर शाहीन ने कार खरीदी, वो कार जिसके तार दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े, वो कार जिसकी तलाश जांच एजेंसियों को थी और वो पिछले हफ्ते अल-फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी पाई गई। इससे पहले भी ये जानकारी सामने निकल कर आई थी कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन की दोनों की गहरी दोस्ती थी। डॉक्टर शाहीन की गाड़ी भी डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल करता था और डॉक्टर शाहीन की एक गाड़ी से हथियार भी शुरुआती जांच में बरामद हुआ था। और फिर ये दूसरी गाड़ी जो वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पार्क्ड थी, जिसको लेकर पुलिस तलाश कर रही थी, क्योंकि आतंक का ये मॉड्यूल, इसमें केमिकल और केमिकल के जरिए धमाका और धमाकों में इस्तेमाल करना था गाड़ियां, यही शुरुआती जांच में सामने आया। तो दिल्ली धमाका केस में तमाम सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस अब धीरे धीरे कर सामने आ गए हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। ये वीडियो आसिफ अली रोड का बताया जा रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में धमाके वाली कार दिखाई दे रही है। ये वीडियो 10 नवंबर का है, मतलब धमाके वाले दिन का ही है, धमाके से पहले का है। ये दोपहर का वीडियो है, 2:35 के आसपास का वीडियो बताया जा रहा है। धमाके से पहले इसी रोड पर एक मस्जिद में डॉक्टर उमर गया था। तो आतंक का ये डॉक्टर मॉड्यूल और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में सतर्कता अब बढ़ा दी गई है। जम्मू के SMGS अस्पताल में डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच की जा रही है। SMGS हॉस्पिटल में लॉकर्स की जांच के लिए बाकायदा 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जम्मू के SMGS हॉस्पिटल में बंद पड़े डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच की जा रही है। ऐसा ही डॉक्टर का एक लॉकर था जहां जम्मू कश्मीर पुलिस जब जांच के लिए पहुंची थी तो वहां से हथियार बरामद हुआ था। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो पोस्टर लगाने के मामले में जांच कर रही थी और फिर जब डॉक्टर आदिल का लॉकर खुलवाया गया उसमें हथियार मिला था और उसी के बाद से इस मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो फिर आतंक का ये मॉड्यूल, इस पर से पर्दा उठा था। पीछे अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमने एग्रेसिव चेकिंग शुरू की है। एक टीम बनाई है जो रेगुलर टीम जो है हम 15 दिन बाद, महीने बाद ऐसे भी रैंडम चेक करेंगे। इसीलिए हम अपना मास्टर की बना के रख रहे हैं। अगर हमें किसी पे भी डाउट होगा कि ये इसकी एक्टिविटी ठीक नहीं है या इसके साथ कौन आता है, क्या जाता है, तो हम हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म भी करेंगे और इसका ये खुद भी चेक करेंगे। इसीलिए हमारे पास की का भी नंबरिंग लिखी हुई है कि कौन सी की इसके। और भी हमने जो जहाँ जहाँ अलमीरा पड़ी है, खाली है, आज भी हमने सुबह एक अलमीरा तोड़ी है, ब्रांड न्यू अलमीरा थी, लाख गुम हो गया, डॉक्टर ट्रांसफ़र हो गया। और अब एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली में 4 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट में बम की धमकी मिली, रोहिणी कोर्ट में भी और 30 हज़ारी कोर्ट में भी बम होने की धमकी मिली है। दिल्ली की 2 स्कूल्स को भी ये बम की धमकी दी गई है। 2 CRPF स्कूल्स को बम की धमकी दी गई है। द्वारका के CRPF स्कूल को ये धमकी मिली है। प्रशांत विहार के CRPF स्कूल को धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए तमाम जगह ये धमकियां पहुंचाई गई है। तो ईमेल पर दी गई बम से उड़ाने की धमकी। और बड़ी बात यह कि जब ये धमकियां मिली उसके बाद जो प्रोटोकॉल के तहत जांच होती है वो आगे बढ़ाई गई और फिलहाल सब कुछ क्लियर है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। जांच में फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
चाहे दिल्ली की 4 अदालतें हों जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई, या फिर 2 स्कूल्स, सब जगह जांच मुकम्मल कर ली गई है और अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दिल्ली के 4 कोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी। पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट में बम की धमकी मिली थी। रोहिणी कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट में भी बम होने की धमकी मिली थी। दिल्ली के 2 स्कूल्स को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। 2 सीआरपीएफ स्कूल्स को बम की धमकी भरे ईमेल भेजे गए। द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल को, प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। उधर पटना में बालू माफिया ने 2 जवानों को कुचल डाला। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से 2 जवानों को कुचल डाला। एक जवान की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद कर ली है। आरोपी को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस लगातार अलग जगहों पर दबिश दे रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। दुल्हिन बाजार थाने में खड़ी ये वही स्कॉर्पियो कार है जिससे बालू माफियाओं ने 2 सैफ जवानों को कुचला था। हालांकि एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार जो बालू माफिया थे वो वारदात को अंजाम देने के बाद इस कार को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने कार को अपने कब्जे में लिया है और जो बालू माफिया हैं उनकी लगातार तलाश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो कार के अंदर का शीशा है वो भी टूटा हुआ है। हालांकि पुलिस कह रही है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो माफिया हैं उनकी तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बालू माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने कहा है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और उनकी तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे वो छापामारी करने गए थे, उनके साथ बल था, वो अपने बल को लेके गए थे साथ में। उसी क्रम में पीछे से एक स्कॉर्पियो आई, छापामारी करने के बाद वो वापस आ रहे थे। उसी क्रम में जो ट्रैक्टर को छुड़वाने के इंटेंशन से एक पीछे से स्कॉर्पियो आई और स्कॉर्पियो ने जो बल था उसको धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद बल को अस्पताल ले जाया गया। उसी क्रम में इलाज के क्रम में एक जो जवान था उसकी मृत्यु हो गई है। एक जवान है उसका इलाज चल रहा है, वो अभी खतरे से बाहर है। अभी तक जो जब्त किया है हमने, जो स्कॉर्पियो है जिससे धक्का मारा गया था उसको जब्त कर लिया गया है। जो ट्रैक्टर है उसको भी जब्त कर लिया गया है और उसमें एसआईटी का एक गठन कर दिया गया है एसडीपीओ साहब के अंडर और उसमें लगातार छापामारी चल रही है और उसमें एफआईआर दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उधर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया। यहां ट्रक को ओवरटेक कर रहे युवक की स्कूटी फिसली और वो ट्रक के पहिए के नीचे फंस गया। ट्रक ड्राइवर युवक को कुचलने के बाद मौके से फरार हो गया। युवक सड़क पर ही तड़पता रहा। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूटी सवार युवक ट्रक को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ा, स्कूटी फिसल गई, जिस पर सवार युवक सड़क पर गिरा और ट्रक उसको कुचलता हुआ निकल गया। इस हादसे के वक्त बहुत से लोग आसपास मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी घायल युवक की मदद नहीं की, बल्कि वो उसे देखकर इधर उधर निकल गए, ऐसे कि मानो कोई हादसा हुआ ही ना हो। युवक सड़क पर करहाता रहा, तड़पता रहा और कुछ ही देर में उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वहीं आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक हादसे की वजह से हड़कंप मचा। यहां एक प्राइवेट बस लॉरी की टक्कर के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। यह हादसा नंदीगामा आउटर में हुआ है, जहां पर रात में ओवरटेक करने के दौरान बस में लॉरी में यह टक्कर हुई और इस हादसे में बस में सवार कई लोग घायल हो गए। बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे टक्कर कितनी भीषण रही होगी, जिसकी वजह से बस का बायां हिस्सा देखिए आप कैसे पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बस में सवार घायल यात्रियों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कानपुर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस बेकाबू होकर पलट गई। ये बस आगरा से लखनऊ जा रही थी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई,
जबकि करीब 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। एक्सप्रेसवे पर अरौल थाना इलाका है। जैसे ही बस यहां पहुंची, ड्राइवर ने अपना नियंत्रण बस पर से खो दिया और बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 20 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से 15 लोगों की हालत बताया जा रहा है कि अभी खतरे से बाहर नहीं है। कानपुर कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है। वहीं सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ये मारपीट सांस्कृतिक कार्यक्रम में एंट्री को लेकर हुई। दरअसल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, तभी कुछ छात्रों ने बिना एंट्री पास के भीतर जाने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और तब ये भिड़ंत शुरू हुई। देखते ही देखते लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं छात्र और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़े हुए हैं। बाद में सूचना पाकर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, दोनों पक्षों को समझाया, शांत कराया और साथ ही घायल सुरक्षाकर्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। दोनों पक्षों में से किसी ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। ये घटना 15 नवंबर की है। उधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बेगमपेट इलाके में एक बस स्टॉप के पास पहले ट्रक ने एक थार गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी और फिर सड़क पर पलट गया। ये टक्कर इतनी तेज थी कि थार का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक भी बेकाबू होकर पलट गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर केस दर्ज किया है और उस पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गुजरात के अरावली जिले में एक चलती एम्बुलेंस में आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। यह एम्बुलेंस एक नवजात बच्चे को लेकर अहमदाबाद जा रही थी। बच्चा 1 दिन पहले जन्मा था। जैसे ही एम्बुलेंस मुडासा के राणा सैयद चौराहे के पास पहुंची, उसमें आग लगी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। आग लगने की वजह से एम्बुलेंस में मौजूद एक डॉक्टर, नर्स, बच्चे के माता पिता, नवजात शिशु सब आग में झुलस गए। बाद में अस्पताल में 4 की मौत हो गई। वहीं आगे बैठे ड्राइवर और बच्चे के एक रिश्तेदार भी इस हादसे में झुलसे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में ईडी की टीम ने बड़ी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके तहत तेलंगाना के जाने माने ब्रांड पिस्ता हाउस के मालिक के घर और ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है। मौके से बहुत से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कई महीने की खुफिया जानकारी के बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। आरोप है पिस्ता हाउस के मालिक ने टैक्स चोरी की और साथ ही अपनी कमाई की सही जानकारी भी मुहैया नहीं कराई, जिसके बाद ईडी की टीम एक्टिव हुई, जिसने पिस्ता हाउस के मालिक के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल टीम पिस्ता हाउस कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों, संपत्ति के कागजात, बैंक लॉकर्स, डिजिटल लेन देन की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं ईडी की छापेमारी से दूसरे कारोबारियों में भी हड़कंप मचा है। बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है। दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि जैश के संपर्क में था आत्मघाती हमला करने वाला डॉक्टर उमर। जैश का हैंडलर अबू उकासा उससे मिला था। आतंकवादी डॉक्टर उमर अबू उकासा से मिला था। अबू उकासा ने ही डॉक्टर उमर को कट्टरपंथी बनाया। 2022 में तुर्की में डॉक्टर उमर और अबू उकासा की मुलाकात हुई। जैश ने पाकिस्तान की जगह तुर्की से यह पूरी प्लानिंग की। अबू उकासा ने डॉक्टर उमर में जिहादी जहर भरा था। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान का गुणगान करने लगा था डॉक्टर उमर। सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों को ही अच्छा समझता था डॉक्टर उमर। तो ये सारा जहर डॉक्टर उमर के जहन में पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने भरा था। वो पाकिस्तान का हैंडलर जिसका नाम अबू उकासा, जिसने डॉक्टर उमर से मुलाकात की थी 2022 में तुर्की में। ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से ही जानते हैं। सूरज, बताइए, जो बड़ा खुलासा हो रहा है इसको लेकर और क्या क्या डिटेल्स अब तक सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। जो लोग
उन नबी के संपर्क में थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एजेंसी समझना चाहती है कि आखिर किस हद तक रेडिकलाइज था उमर उन नबी। जांच में पता चला कि उमर तुर्की जाकर उसने जैश के हैंडलर से मुलाकात की थी, जिसने उसे रेडिकलाइज किया था, और रेडिकलाइज इस हद तक किया था कि वो पाकिस्तान के गुणगान गाने लगा था। आपको बता देता, उसका जो बयान था, उस बयान में उसने एक बयान है जिसके आधार पर एजेंसियां इस कंक्लूजन पे पहुंची है, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि उमर ये कहता था कि पूरे विश्व में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसलमानों के लिए सुरक्षित हेवन है, बाकी जगहों पर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। उसके अलावा उससे दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो सिर्फ कश्मीर के मुस्लिम है, बाकी देश में जितने भी मुसलमान और बाकी के लोग हैं उन्हें मिटा देना चाहिए। देखिए, दिल्ली बम धमाके में आपने देखा होगा कि जो मृतक हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, और इसी वजह से इसको पता था कि वहाँ पर हर धर्म के लोग होते हैं, कुछ भी किया जा सकता है, और ये सोची समझी साजिश बताई जाती है कि इसने इस तरह का प्लान बनाया होगा। तो तमाम तरह के खुलासे इसमें हो रहे हैं, जिसमें ये बात साफ तौर पर खुल के आ रही है कि जो अबू उकासा था उसने किस हद तक उमर को रेडिकलाइज किया था, और जिसके चलते वो पाकिस्तान के गुणगान गाने लगा था, कश्मीर के मुस्लिम को ही वो मुस्लिम समझता था। जी, इंटेलिजेंस के सूत्र क्या बता रहे हैं? अबू उकासा, जिसने डॉक्टर उमर के जहन में ये जहर भरा, उसको लेकर क्या अभी तक जानकारियां हम जुटा पाए हैं? सूत्र क्या बता रहे हैं? एजेंसीज के सूत्र ये इस तरफ जानकारी दे रहे हैं कि अबू कासा जो है फिलहाल टर्की में हो सकता है। वो पाकिस्तान का जैश-ए मोहम्मद का हैंडलर है, और पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर इस पूरे मामले से ना जुड़े, इसलिए इन्होंने बहुत ही प्रिकॉशन रखा था, जिसके लिए सारा जो ऑपरेशन था वो टर्की से किया जाना था। तुर्की में ये गए, मिले, तुर्की से ही उसने लोगों को रेडिकलाइज करना शुरू किया। साल 2022 की ये बात है। बाद में उमर ने जो कुछ सीखा उससे बाकी की चीज़ों को, इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को भी सिखाया, समझाया, और ये बताने की कोशिश की, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, और ये उनके दिमाग में भरा कि पाकिस्तान सबसे सुरक्षित हेवन है मुसलमानों के लिए, सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। देश में अगर कोई मुस्लिम असली मुस्लिम है तो वो सिर्फ कश्मीर में रहने वाला मुस्लिम सही है, बाकी देश में जो लोग रहते हैं उन्हें मिटा देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सूरज ओझा। इस बीच सिग्नल ऐप पर ग्रुप के जरिए ये पूरा का पूरा गैंग जो है वो चल रहा था, जैश का फिदाइन मॉड्यूल काम कर रहा था। ये ग्रुप इन्होंने बनाया था इस ऐप पर। ग्रुप में डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, ये सब जुड़े हुए थे। सरगना इनका डॉक्टर मुजफ्फर था और वो इस ग्रुप का एडमिन बना हुआ था। वही डॉक्टर मुजफ्फर जो अभी फरार चल रहा है। इस ग्रुप में विस्फोटक खरीदने की जानकारी डॉक्टर उमर डालता था। उमर ने ग्रुप में i20 कार खरीदने की भी जानकारी डाली। उमर ने विस्फोटक खरीदा। डॉक्टर मुजम्मिल को विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी दी गई। पूछताछ में जैश के एक और हैंडलर का नाम सामने आ रहा है, फैसल इशाक भट्ट। इशाक भट्ट को हमले की तैयारी से जुड़ी सारी रिपोर्ट देता था खुद डॉक्टर उमर। अब तक की जांच में 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम सामने आ चुके हैं, जिसमें एक अबू उकासा है, दूसरा हंजुल्ला है, तीसरा नासिर है और चौथा यही फैसल इशाक। जैश ए मोहम्मद के फिदाइन मॉड्यूल में यह बड़ा खुलासा हो रहा है। डॉक्टर्स का ये नेटवर्क कैसे तैयार किया, पूरा विस्फोटक तंत्र, ये सारे खुलासे धीरे धीरे कर अब हो रहे हैं। और इस बीच दिल्ली में जो धमाके हुए हैं उसके बाद यूपी मेडिकल काउंसिल का जबरदस्त एक्शन। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अब नहीं कर पाएंगे डॉक्टरी। यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन दोनों का निरस्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल काउंसिल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल अब प्रैक्टिशनर के तौर पर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आईएमए के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं दिल्ली धमाके की जांच में सबसे सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है। ये पता चला है कि आतंकवादियों का ये जो नेटवर्क था वो भारत में हमास की तर्ज पर हमले की तैयारी में जुटा था। आतंकी साजिश में दूसरी गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हो गया। और जो खुलासा हो रहा है जानिए आप। उमर के अहम साथी जासिर बिलाल
जिसका नाम दानिश भी बताया जा रहा है, उसी ने ये पूरा का पूरा जो प्लान था आतंकी नेटवर्क का, उसको लेकर बड़ा खुलासा किया कि हमास की तर्ज पर हमले की तैयारी थी। जैसा इजरायल में हमास ने किया, बिल्कुल वैसे ही हमले का प्लान भारत के लिए बना रहे थे ये आतंकवादी। ड्रोन के जरिए, छोटे रॉकेट्स के जरिए देश को दहलाने की इनकी साजिश थी। आतंकी नेटवर्क ड्रोन को मॉडिफाई कर बम बनाने में जुटा हुआ था। ड्रोन में कैमरा, बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी। भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से अटैक करने की भी इनकी पूरी योजना थी। सीरिया, गजा, अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों पर स्टडी भी हो रही है और वहां पर किस तरीके से आतंक के इस्तेमाल में ये ड्रोन लेकर आ जाते हैं, इसको लेकर वहां जो फॉर्मूला अपनाया गया, बिल्कुल उसी फॉर्मूले के तहत हूबहू भारत को दहलाने की इन आतंकवादियों की साजिश थी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। सीरिया और गाजा में जिस तरीके से आतंकवादियों ने इससे पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है आतंक को फैलाने के लिए, वही भारत के लिए इन आतंकियों की तैयारी थी। दरअसल आतंकवादियों के हमास वाले हमले की तैयारी का पता उमर के करीबी की गिरफ्तारी के बाद चला। इस साजिश में वो भी शामिल था, हमास मॉड्यूल पर काम कर रहा था। उमर का अहम साथी जासिर बिलाल उर्फ दानिश गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एनआईए की टीम ने गिरफ्तारी की है दानिश की। लाल किले धमाके की साजिश में शामिल था जासिर बिलाल उर्फ दानिश। आतंकी गतिविधियों में तकनीकी मदद करता था ये जासिर बिलाल उर्फ दानिश। ड्रोन, बम और छोटे रॉकेट बनाने की तैयारी में इसी को लगाया हुआ था डॉक्टर उमर ने। डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क में हमास प्लान पर काम कर रहा था दानिश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है ये जासिर बिलाल उर्फ दानिश। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उस पर भी जासिर बिलाल उर्फ दानिश की अहम भूमिका बताई जा रही है। आतंकवादी डॉक्टर उमर के साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी में खुद जुटा हुआ था यही दानिश। इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस पे सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर उमर की रही है, जो लोगों को जिहाद के लिए भड़काता था। धमाके से पहले उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो आत्मघाती हमले को जायज बता रहा है, बरगला रहा है युवाओं को। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. आतंकी साजिश का सबसे खतरनाक किरदार डॉक्टर उमर नबी, जासिर बिल्ला उर्फ दानिश, ये चेहरे हैं जो अब सामने आ रहे हैं। आत्मघाती हमले को अंजाम दिया, हमास की तरह हमले की तैयारी में जुटा हुआ था। कार को चलता फिरता बम बनाया था इन्होंने। ड्रोन बम और छोटे रॉकेट बनाने में अब ये लगे हुए थे। आतंकी हमले की योजना बनाता था डॉक्टर उमर नबी। हमले में तकनीकी मदद करने में महारत दानिश को। देश में कई जगह धमाकों की तैयारी में थे ये। बम से लैस ड्रोन और घातक रॉकेट बनाने में जुटा हुआ था यही दानिश। तो दिल्ली में आतंकी हमले और डॉक्टर्स के नेटवर्क को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। दिल्ली धमाके को लेकर ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरू की है। इसको लेकर ईडी की टीम ने दिल्ली में करीब 25 जगहों पर छापे मारे। यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित हेड ऑफिस में टीम पहुंची। फंडिंग को लेकर वहां पर जांच भी की गई है। अल फलाह के 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है आज।
आर्थिक गड़बड़ियां, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी चल रही है। इस ग्रुप का जो फाइनेंस है और साथ ही जो प्रशासन संभालने वाले लोग हैं, उन पर शिकंजा फिलहाल कसता नजर आ रहा है। कई अनियमितताएं पाई गई हैं। अल फलाह की 9 कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। अल फलाह से जुड़े कई लोगों से पूछताछ चल रही है। कंपनी के डिजिटल रिकॉर्ड, दस्तावेज जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में शेल कंपनियां बनाने का सुराग भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा है। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ईमेल का इस्तेमाल भी एक ही है। बैंक स्टेटमेंट में सैलरी ट्रांसफर बहुत ही कम पाया गया है। कंपनी के एचआर से जुड़े कोई रिकॉर्ड अब तक नहीं मिले हैं। वहीं यूजीसी और नैक मान्यता को लेकर जो दावे इस अल फलाह यूनिवर्सिटी ने किए, वो भी संदिग्ध पाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल शुरुआती जांच है और इसी शुरुआती जांच में एक के बाद एक ये अनियमितताएं जो सामने आई हैं। तो कंपनी के एचआर से जुड़ी कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आ पाए हैं। सैलरी ट्रांसफर में रकम बहुत कम नजर आ रही है। यूजीसी नैक मान्यता को लेकर भी जो कुछ दावे किए गए अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो संदिग्ध लग रहे हैं। नैक ने भी जवाब मांगा था अल फलाह यूनिवर्सिटी से। उस मोर्चे पर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी घिरी हुई है और 25 से ज्यादा ठिकानों पर आज ईडी का एक्शन हुआ है। इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर आज की ये 10 बड़े अपडेट आपके सामने हैं। आतंकी नेटवर्क की जांच ईडी कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 25 जगह ये छापेमारी हुई है। आतंकवादी उमर का अहम साथी भी गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने दानिश को दबोच लिया है। दानिश को पेश भी किया जाना है अदालत में आज। भारत में हमास की तरह बड़े हमले का प्लान बना रहे थे ये आतंकवादी। सूत्रों के हवाले से अभी तक की जांच से ये पता चला है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में आतंकवादी नेटवर्क को लेकर सीआईके ने भी आज छापेमारी की है और कुलगाम के बुगाम में सीआईके, सीआरपीएफ, एसओजी ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट। ईडी ने कुल 25 लोकेशन पर एक साथ सुबह छापेमारी की है। ये ईडी की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये फिलहाल अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है उसका हेड ऑफिस ओखला में है, जहाँ पर अभी ईडी की जो रेड है वो चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी रुमाना जी शुरू से संदेह के घेरे में था, तो अब पीएमएलए एक्ट के तहत यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो भी लोग इस मैनेजमेंट में शामिल हैं और उनका पैसे की लेन देन से संबंध है, उन तमाम अधिकारियों और उन तमाम कर्मचारियों के आवास पर एक साथ छापेमारी चली है। 25 लोकेशन पर ईडी ने सुबह छापेमारी की है। आपको तस्वीरों में दिख भी रहा होगा कि सीआरपी के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और सामने आपको जो एक गाड़ी दिख रही होगी इनोवा, वो ईडी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इससे पहले भी ये जो फिलहाल ऑफिस है वहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो टीम है, स्पेशल सेल की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। तो अब ईडी ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसको जो फंड आता था वो कहाँ से आता था और जिस तरह से तमाम लोगों का नाम सामने निकल कर आया है। इसी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डॉक्टर, चाहे वो आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, मुजव्विर हो, इन तमाम लोगों से संबंध क्या था, क्या यूनिवर्सिटी को जो फंड आते थे उनके पीछे कोई और लोग हैं, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच चल रही है और इसीलिए जो वित्तीय अनियमितताएं की हुई हैं उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे सहयोगी सुशील पांडे की। दरअसल दिल्ली का ओखला इलाका और वहीं पर ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है जो इस आतंक के बिल्कुल केंद्र में पाई गई, जहां पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन डॉक्टर्स का सीधा संबंध पाया गया। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और यही आतंक का टेरर डॉक्टर उमर, ये सभी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही ठिकानों पर ये आज सुबह से एक्शन चल रहा है, जिसमें बेहद खास हो जाता है दिल्ली का ओखला इलाका, जहां पर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का हेड ऑफिस और वहां पर भी सुबह से एक्शन जारी है। की बड़ी खबर, दिल्ली बम धमाके के आरोपी दानिश को अदालत लेकर पहुंच गई है एनआईए की टीम। आरोपी दानिश को कोर्ट लेकर एनआईए पहुंची है। तस्वीर आपके सामने है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी दानिश को पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर पेशी जरूरी होती है अदालत के सामने, और ऐसे में गिरफ्तार करने के बाद अब आज दानिश को एनआईए माफ कीजिएगा, पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रही है। कल श्रीनगर से दानिश को गिरफ्तार किया गया था। आतंकवादी डॉक्टर उमर का अहम सहयोगी है ये दानिश। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, एनआईए की क्या तैयारी है, कितने दिन की रिमांड मांग रही है एनआईए दानिश की? जी बिल्कुल, देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड की मांग होगी वो एनआईए यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में, जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर करेगी। आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा जो कैच है वो ये एनआईए का है। जो जानकारी एनआईए की तरफ से मिली है उसके मुताबिक जो दानिश है वो उमर का बहुत खास सहयोगी था, और एनआईए के मुताबिक जासिर जो है वो आतंकी गतिविधियों में टेक्निकल सपोर्ट देता था और ड्रोन को मॉडिफाई करता था। तो कहीं ना कहीं इनकी ये कोशिश थी कि ड्रोन उड़ा करके बड़ा जो धमाके हैं वो अलग अलग जगहों पर किए जाएं। तो एक बहुत अहम कड़ी जो है वो एनआईए के इस वक्त हाथ लगी है, और एनआईए की टीम अभी कुछ ही देर पहले जासिर उर्फ दानिश को लेकर के यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पहुंची है। और आप जैसा कि बता रहे हैं मनोज, मतलब एनआईए की तरफ से अदालत को यही बताया जाएगा कि ये अहम कड़ी है, और इस पूरे षड्यंत्र की तह तक अगर पहुंचना है तो फिर इस दानिश से कई राज उगलवाने जरूरी, और इसीलिए इसकी कस्टडी बहुत अहम हो जाती है एनआईए के लिए। मनोज जी बिल्कुल, देखिए एनआईए जो है वो तमाम जो दलील हैं वो कोर्ट के सामने रखेगी, और अदालत में ये बताया जाएगा कि जो दानिश है वो बिल्कुल खास उसका उमर का जो है खास साथी था, बहुत अहम साथी था, और काफी समय से उसके साथ जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, ये कब से ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहे थे, इनके मॉड्यूल में और कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो दानिश से जब कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आने वाली है। यही वजह है कि एनआईए की जो टीम है वो अब रिमांड की यहाँ पर कोर्ट के अंदर मांग करेगी। जरा ये भी बता दीजिए जल्दी से दर्शकों को, इसकी गिरफ्तारी कब और कैसे मुमकिन हो पाई थी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि दानिश को कल एनआईए की टीम ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। दानिश जो है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है, और पिछले काफी समय से एक मॉड्यूल से वो जुड़ा हुआ था, और उमर का बहुत बेहद खास करीबी जो शख्स है वो दानिश को बताया जाता है। और इनकी जो प्लानिंग थी एनआईए के सूत्रों ने साफ किया है कि हमास की तरह जो ड्रोन अटैक है वो इनको करने थे। जिस तरीके से हमास ड्रोन अटैक करता है, छोटे छोटे ड्रोन के अंदर बम लगा करके ड्रोन को उड़ाता है और बम से गिरा दिया जाता है, उसी तरीके से भी इनकी प्लानिंग थी, और देश में अलग अलग हिस्सों में ड्रोन उड़ा करके धमाके करने की इनकी प्लानिंग थी। तो अगर दानिश से जब गंभीरता से पूछताछ होगी, सख्ती से पूछताछ होगी, रिमांड पर पूछताछ होगी, तो और भी इस मामले में जो खुलासे हैं वो होंगे। यही वजह है कि एनआईए की जो टीम है वो दानिश को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। और दानिश से पहले एनआईए ने आमिर को गिरफ्तार किया था, तो क्या ये आमिर और दानिश का भी कोई आपस में कनेक्शन है, इसको लेकर भी जांच की जाएगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जांच की जाएगी। अभी जो आमिर है वो इस वक्त 10 दिन की एनआईए की कस्टडी में है। इसके अलावा आज अगर दानिश की कस्टडी मिलती है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी, और ये जानने की कोशिश की जाएगी क्या दोनों एक दूसरे को आपस में जानते थे, क्योंकि शुरुआत में ये साफ हो गया था कि एक टेलीग्राम पर इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था। इसके अलावा और भी इंक्रिप्टेड चैट इनकी जो है वो सामने आई है। तो अब कड़ियों को जोड़ना है, और कड़ियों को जोड़ने के लिए रिमांड की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मनोज, नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।